हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बेटा पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कैसे हेल्प करती है हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये जानने के लिए कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और हाइब्रिडाइजेशन अगर पता चले तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन में जो डी का ऑर्बिटल है वो अंदर वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है कि बाहर वाला। अगर अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करता है जैसे जनरली उनके नेमिंग में आपको पता लग जाएगा कि अगर मान लो किसी का हाइब्रिडेशन DsP2 हो या D2sp3 हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो डी है वो कौन सा N-1 डी, और N-1 डी है मतलब वो क्या है, इनर ऑर्बिटल। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हमें क्या बोलना है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा अगर कई बार ऐसे नेम आए कि sp3d, मतलब ये डी बाद में आ रहा है आउटर, तो उसमें हो सकता है एनडी ऑर्बिटल। जैसे अगर फोर्थ पीरियड है तो 4D अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो मतलब उसी ऑर्बिट का डी ऑर्बिटल है, तो वो आउटर ऑर्बिटल होगा। अगर आउटर डी ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करता है तो हम उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जनरली ऐसे मिलते हैं जिनमें लिगेंड्स वीक होते हैं। लिगेंड क्या हो, वीक हो। अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे मान लो कि ऐसा हो NiCN4-2, ये अपन ने देखे थे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वालों में पेयरिंग हो जाती है, तो पेयरिंग होने की वजह से कई बार जैसे ये निकल है तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8, तो D8 है तो पेयरिंग होगी तो 8 इलेक्ट्रॉन के 4 पेयर बन गए, एक डी वैकेंट रह गया। तो एक डी वैकेंट, एक एस वैकेंट और दो पी वैकेंट, वो इंटरमिक्सिंग करते हैं। इंटरमिक्सिंग को अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो जो इंटरमिक्सिंग मिक्सिंग में जो डी ऑर्बिटल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, अंदर वाला आ रहा है। अगर अंदर वाला आता है तो हम उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर जैसे ये भी है, अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें क्या मिले, 6 मिले, और जनरली वहां पे लिगेंड्स क्या मिले, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जैसे ऐसा कुछ मिल जाए FeCN6-4, ऐसा कुछ मिल जाए, तो वहां फिर ऐसा होगा जैसे अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2, आयरन +2 में आएगा 3D6, D6 है। D6 है तो D6 के कितने पेयर बन जाएंगे, 3 पेयर। क्यों बनेंगे, क्योंकि साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने पर पेयरिंग होती है, तो पेयरिंग होने पर D6 इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर बन गए, 2 D अंदर वाले क्या होंगे, वैकेंट, एक S और बाहर वाले 3 P। तो ये D2sp3 हो या DsP2 हो, ये होंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये अपन ने ये देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो और अगर D2sp3 हो या sp3d2 हो, दोनों में क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल। और ऑक्टाहाइड्रल में एग्जाम्पल हो सकते हैं, मान लो आप अगर ये ले लो, अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और अगर यहीं पे अगर मैं ले आऊं फ्लोरीन, तो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड वाली में पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो इनर डी ऑर्बिटल वैकेंट आपको नहीं मिलेंगे। फिर डी वैकेंट तो मिलेंगे लेकिन वो मिलेंगे आउटर ऑर्बिट, तो उनको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और उनको बोलेंगे sp3d2। sp3d2 हो चाहे D2sp3 हो, उसमें दोनों जो डी होते हैं, डी दोनों कौन से होते हैं, D(x²-y²) और DZ²। इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मिलती है, एक्सिस के ऊपर। DZ² में भी ऐसे होता है, अरे जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो एक को अपन एक्सियल बोल सकते हैं, दूसरे को नॉन एक्सियल बोल सकते हैं, है ना। जो नॉन एक्सियल में 3 आते हैं कौन से, DXY, DYZ और DZX। तो ये हमने कुछ देखा था वीबीटी में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हमें हेल्प करती है कोई भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। इसके अलावा जहां पे पेयरिंग हो जाती है और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो पेयर्ड है तो उस कॉम्प्लेक्स को अगर अगर किसमें रखें, मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में अगर अपन रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है, जो
नॉर्थ पोल से निकलती है। अगर वो लाइंस को वो कंपाउंड अट्रैक्ट करे तो ऐसे कंपाउंड को अपन बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। बट उसके लिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड उस कॉम्प्लेक्स में। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो फिर वो उन लाइंस को रिपेल करेगा, थोड़ा वीक रिपेल करता है, तो उनको अपन बोलते हैं डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो हमें वीबीटी से ये भी पता चल सकता है कि पैरामैग्नेटिक कौन है, डायामैग्नेटिक कौन है। इसमें पेयरिंग हो जाएगा वो जनरली हो सकता है डायामैग्नेटिक हो, इसमें पेयरिंग नहीं हो रहा है मतलब अनपेड है वो पैरामैग्नेटिक हो सकता है। जो ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं तो इंटरमिक्सिंग होने पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है, जो बनता है वो जिस फिनोमिनन से बनता है उसको अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सेंट्रल मैटर का अपन हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। अंदर वाला डी है कि बाहर वाला डी है, इनर है कि आउटर, ये भी अपन बता सकते हैं। इसके अलावा अगर अनपेयर्ड अगर ज्यादा मिलेंगे तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाई मिलेगी, तो उसको हम बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा वीक लिगेंड के साथ। अब वीक लिगेंड कौन सा है, वाटर वीक लिगेंड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सिलेट, जिनमें हाइड्रोजन डोनर हो, ऑक्सीजन डोनर हो, जनरली वो क्या होता है वीक डोनर, वीक वीक वाले। बट डोनर अगर कार्बन वाले हो, सीओ में होता है, साइनाइड में होता है, तो जनरली वो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ओके, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला पेयरिंग होगी तो अनपेयर्ड नहीं मिलेंगे, तो क्या होंगे डायामैग्नेटिक। तो ये सारा हमने पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने ये भी पढ़ा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सेप्शन ध्यान रखना, जैसे कोबाल्ट कोबाल्ट +3 के साथ वाटर OH माइनस और ऑक्सिलेट आयन, ये जनरली क्या होता है वीक लिगेंड्स, मतलब इनके साथ पेयरिंग नहीं करते हैं। बट कोबाल्ट +3 के साथ देखा गया है कि इनमें ऐसा बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी जो अपन आगे पढ़ेंगे वो हाई मिलेगी, और स्ट्रॉन्ग की तरफ बिहेव करते हैं तो वहां पेयरिंग मिलती है। और अगर अमोनिया क्रोमियम +2 के साथ मिले, आयरन +2 के साथ मिले, निकल +2 के साथ मिले, कोबाल्ट +2 के साथ मिले, इनके साथ मिले, तो अमोनिया में पेयरिंग अगर कॉम्प्लेक्स बने ऑक्टाइडल तो वहां पे पेयरिंग नहीं होती है, तो वो वीक की तरफ बिहेव करते हैं। और अगर जितने भी वीक लिगेंड है वो अगर 4D सीरीज या 5D सीरीज मेटल्स के साथ मिलेगा तो वहां पर पेयरिंग होगी तो फिर हो सकता है वो डायामैग्नेटिक मिले। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो तो मैक्सिमम चांस होगा कि उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, DsP2। जैसे कंपैरिजन का क्वेश्चन यहाँ आता है कि PD PDCl4-2 और NiCl4-2, तो ऐसा रहता है कि यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन मिला था DsP2, जबकि इसका हाइब्रिडेशन मिलता है sp3। ये टेट्राहाइड्रल मिलता है, ये स्क्वायर प्लेनर मिलता है। इन सारी बातों को एक्सप्लेन जो किया था वो एक नेक्स्ट थ्योरी आएगी, अपन आज पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वीबीटी, ये जो बात हमने की मेनली हाइब्रिडाइजेशन, पैरा है कि डाया है इसके बारे में बताता है, इनर है कि आउटर है इसके बारे में बताता है, और इसके अलावा कोई लो स्पिन है कि हाई स्पिन इसके बारे में भी बताता है। बट क्या क्या नहीं बताता है, तो उसकी क्या होती है ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक में एक तो ये रहता है, इट डिस्क्राइब्स बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग वगैरह तो बताता है ओनली क्वालिटेटिवली बट नॉट अकॉर्डिंग अकाउंट फॉर द रिलेटिव स्टेबिलिटी। मतलब अपन यहाँ पे किसी में भी ये नहीं बता पाते वीबीटी के अकॉर्डिंग कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है। कोई भी लिगेंड है जैसे ये बोल दिया कि इनमें पेयरिंग हो रही है उनको बोलते स्ट्रॉन्ग, तो पेयरिंग नहीं हो रही है वो क्या हो गया वीक। अब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन कम स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में कहीं पे भी डिस्कस नहीं हुआ वीबीटी में, इसके बारे में डिस्कस होगा किसमें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। इसके अलावा इट डज नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन फॉर ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। मतलब इसने ये भी नहीं बताया
कि कोई भी कंपाउंड कलर्ड होता है या कलरलेस है, ये किस पर डिपेंड करता है? जनरली ऐसा रहता है कि अगर डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल। अगर किसी में भी एक में भी अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नेचर रहती है कि वो जो भी विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से कहा जाएगा हायर। तो लोअर से हायर जाएगा तो वहां उसकी एनर्जी हाई रहेगी। हाई एनर्जी में वो थोड़ा अनस्टेबल होता है। तो मान लो जैसे हायर एनर्जी लेवल ही हो गया, मान लो कोई भी, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां जाता है तो यहां वो हाई एनर्जी के कारण थोड़ा अनस्टेबल होता है। जब ये वापस ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आएगा तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज। तो एनर्जी ये इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो कलर होना या कलर नहीं होना, या ये जो एब्जॉर्प्शन होना या एब्जॉर्प्शन नहीं होना, ये डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बात भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की गई थी, कौन सा कंपाउंड कलर्ड होगा, कौन सा कंपाउंड कलर्ड नहीं होगा। इसके अलावा इट डज नॉट describe a detailed magnetic property। इसने ये तो बताया पीबीटी ने कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा, जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए वो डायामैग्नेटिक होगा। बट ये नहीं बताया कौन मोर पैरामैग्नेटिक, कौन लेस पैरामैग्नेटिक, या इनमें भी आगे रहता है कौन फेरोमैग्नेटिक। तो एक तरह से बोल सकते हो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर भी, जो भी कहीं कहीं अपने को ये मिलता है। कुछ में अपन ये देखेंगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन सिमिलर मिलते हैं, फिर भी उनमें थोड़ा मैग्नेटिज्म जो इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट, उसमें डिफरेंस मिलता है। तो वो थोड़ा सीएफटी या उसके बाद वाली थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया था, यहाँ एग्जैक्ट सही नहीं था। तो ये सारे क्या थे पीपीटी के ड्रॉबैक। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखो क्या कहती है वैसे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बोलती है कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स में ये बताना हो कौन मोर स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, या कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, कौन से वैकेंट मिल रहे हैं, ये सारे एक्सप्लेन करने के लिए हम ये बता सकते हैं कि इनमें अगर हम ये देखें कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर होता है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? सेंट्रल मेटल। और यहां जो भी है वो कोई ना कोई क्या होता है? लिगेंड होता है। जितने भी एन उसका नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो लिगेंड है, लिगेंड पे जनरली क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, है ना। अगर किसी में कोई चार्ज है भी नहीं, न्यूट्रल है, तो उसमें भी आपको ही पता होना चाहिए। अगर हम देखते हैं उसमें भी ईएन के बेसिस पर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पर देखें तो जो डाइपोल बनता है, यहां आता पॉजिटिव, यहां आता नेगेटिव, और इसके पास लोन पर है ही। लोन पर क्या? इलेक्ट्रॉन। मतलब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी दो पोल रखता है, नेगेटिव पोल। और मेटल पे चार्ज चार्ज आपको पता ही क्या होता है? पॉजिटिव। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि कॉम्प्लेक्स में मेटल और डोनर के बीच में एक तरह का कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, कूलम्ब फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब मेटल बिहेव करता है पॉजिटिव आयन की तरह, और जो लिगेंड है वो करता है नेगेटिव की तरह। कुछ लिगेंड नेगेटिव होते ही है, नेगेटिव लिगेंड। कुछ अगर न्यूट्रल भी होते हैं या पॉजिटिव भी होते हैं, तो उनमें भी ईएन के बेसिस पर एक नेगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है। उस नेगेटिव पोल की भी डायरेक्शन किसी तरफ होती है? इस पॉजिटिव की तरफ। तो ये एक तरह का इनके बीच में कौन सा था? कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स। अब होता क्या है, जब तक ये मेटल है, जैसे मान लो अगर यहां पे मैं बात करूं
कि मेटल जो लिगेंड से अटैच है उनके नंबर कितने, 6 है, मतलब वो कौन सा ऑक्टाहेड्रल है। बट इससे बॉन्डिंग करने से पहले अगर मैं बात करूं, जब मेटल when metal is isolated, तो ये आइसोलेटेड था, तो मेटल पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। और आपको पता पॉजिटिव पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है, तो उस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है, तो उसके चारों तरफ एक क्या है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक ये क्या है, आइसोलेटेड। अब जैसे ही सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेटल है, डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक वाले में जैसे कोबाल्ट भी मान डी ऑर्बिटल है। अब डी ऑर्बिटल में आपको पता होना चाहिए, डी ऑर्बिटल में भी एक का नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो जब तक मेटल आइसोलेटेड था, मेटल के चारों तरफ एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये जो मेटल के 5 जो ऑर्बिटल है, कोई एक्स वाई प्लेन में है, कोई वाई जेड प्लेन में है, कोई जेड एक्स प्लेन में है, कोई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स और वाई एक्सिस पे है, और कोई जेड एक्सिस पे है, सब पे सिमेट्रिकल फील्ड होने से इनकी जो एनर्जी लेवल है वो सिमिलर था डी ऑर्बिटल का। जब तक एनर्जी लेवल सिमिलर रहता है हम इसको बोलते हैं क्या, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। देखो ध्यान से देखना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि कॉम्प्लेक्स में मेटल है, मेटल पे चार्ज क्या होता है, प्लस, तो मतलब वो बिहेव करेगा कैटाइन की तरह। लिगेंड पे जनरली चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, या अगर न्यूट्रल भी है तो न्यूट्रल में भी एक नेगेटिव पोल होता है और एक पॉजिटिव पोल होता है। तो नेगेटिव पोल जो है पॉजिटिव पोल की तरफ अगर अट्रैक्शन होगा तो उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इसमें भी जब तक मेटल आइसोलेटेड है, इससे अटैच नहीं है, तब तक मेटल प्लस प्लस से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है, तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और तब तक इसके डी ऑर्बिटल जो है 5 डी ऑर्बिटल, उनमें भी एनर्जी हर जगह से अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर है, तो एनर्जी सिमिलर रहेगी। क्योंकि अगर मान लो अगर ये 3D की ऑर्बिटल है, तो 3D वाले में आपको पता है इन पांचों ऑर्बिटल के लिए n+l, सभी के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 3, और डी के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो n+l इक्वल होगा, तो n+l ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एनर्जी। तो यहां पे ऐसा रहता है, आइसोलेटेड 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 में ये डी ऑर्बिट, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, सब साथ में। आप उसका एनर्जी लेवल आर इक्वल, इनको अपन बोलते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, डी जनरेटेड। और इस फिनोमेनन को अपन बोलते हैं डीजेनरेसी। अब क्या हुआ, मेटल मेटल का जो एरिया था, मेटल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है
इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया। अगर इस मेटल के इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में कौन आए, लिगेंड, कौन आए, अगर कोई भी लिगेंड आता है तो लिगेंड के पास में क्या होगा, लोन पेयर, लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन्स, और इसका जो डी ऑर्बिटल है इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन और मेटल के लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर और इसके डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या होगा, सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन। और रिपल्शन अगर होगा तो रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन कहाँ हाई हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। रिपल्शन जहां पे अगर रिपल्शन अगर हाई हो जाए, जैसे अभी मैं हूं और आप हो, अपन में भयंकर लड़ाई हो जाए गुस्से में, तो गुस्से में मान लो कि मैं भी अगर बहुत ज्यादा मेरा चार्ज बढ़ जाएगा, बहुत आवेश बढ़ जाएगा, मतलब कहने में, और एनर्जी बढ़ जाएगा, और आपकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब भी अगर हम गुस्से में हैं, मतलब रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, दोनों के कहने का क्या है, बढ़ेगी एनर्जी। तो एनर्जी बढ़ेगी कब, जब रिपल्शन हाई होगा। जब रिपल्शन कम हो, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा हो, तो उस समय एनर्जी लेवल का कम होगा। तो बात ये है, इनमें भी डिपेंड करेगा कि जो लिगेंड आ रहा है इसके पास लोन पर है, लोन पे के इलेक्ट्रॉन, और इसके भी डी के इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो लिगेंड है वो एक्सिस पे आ रहा है कि एक्सिस के बिटवीन प्लेन में आ रहा है, तो जहां रिपल्शन हाई मिलेगा उसकी एनर्जी हाई मिलेगी, और जहां रिपल्शन कम मिलेगा उसकी एनर्जी कम मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि अगर मैं जैसे ये बात कर रहा हूं और मैंने ये बोल दिया कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स ये था, मतलब मान लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब क्या हो गया, ऑक्टाइडल। ऑक्टाइडल मान लो कि ऑक्टाइडल मान लो कि अगर ये अगर एक्स एक्सिस है, अगर ये क्या हो गई, वाई एक्सिस, और ये जो हो गई ये क्या हो गई, जेड एक्सिस। तो जो लिगेंड भी आ रहा है, एक्स एक्सिस पे लिगेंड आ रहा है, वाई एक्सिस पे लिगेंड आ रहे हैं, और ये जेड एक्सिस पे लिगेंड आ रहा है। एक्सिस पे आ रहे हैं, तो एक्सिस पे आ रहे हैं, तो एक्सिस पे ही क्या है, एक्सिस पे ही मान लो क्या है, डी के इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और किसमें, डी जेड स्क्वायर। और एक्सिस पे ही लिगेंड के क्या है, लोन पेयर, तो उनमें रिपल्शन क्या होगा, हाई। रिपल्शन हाई होगा, तो रिपल्शन हाई होने से क्या इंक्रीज होगी, एनर्जी। एनर्जी चेंज होगा, तो यहां देखने को ये मिलेगा कि जो इनिशियल इनिशियल जो डी ऑर्बिटल थे, साथ में सबकी एनर्जी क्या थी, इक्वल थी, तो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। वो अगर अगर मेटल बॉन्डेड होता है लिगेंड से, और अगर वो लिगेंड बेटा मान लो कहा एक्सिस पे आ जाए, एक्स वाई जेड, तो एक्सिस पर अगर आएंगे, तो एक्सिस वाले अगर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वहां पे फिर एक की एनर्जी हाई और एक की एनर्जी कम हो जाएगी, तो एनर्जी में चेंज आने से ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। अगर ये डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और डी जेड स्क्वायर है, तो ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, इनमें इनमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, और इसमें मिलता है डी जेड स्क्वायर। मतलब इसमें एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एक्सिस पे रिपल्सन मोर होगा, रिपल्सन मोर होगा तो एनर्जी क्या इंक्रीज। तो यहां देखने को मिलता है ये 5 ऑर्बिटल ब्रेक होंगे, स्प्लिट होंगे, इसमें जिनकी कम एनर्जी लेवल मिलेगा वो मिलेगा डी एक्स वाई,
डी वाई जेड और डी जेड एक्स, क्योंकि इन तीनों में डंबल जो होते हैं वो एक्सिस के बिटवीन होते हैं, तो वही बात है कि एकदम जस्ट सामने नहीं है, तो यहाँ रिपल्शन थोड़ा कम है, रिपल्शन कम होगा तो इनकी एनर्जी भी कम होगी। जहां रिपल्शन हाई है वो कौन से होंगे, वो होंगे तो ये जो स्प्लिटिंग आती है, ये स्प्लिटिंग ये स्प्लिटिंग बताती है कि गैप जितना ज्यादा होगा, गैप अगर जितना हाई होगा, ये गैप जो होता है इसको अपन बोलते हैं, ये गैप है एनर्जी में। कौन सी एनर्जी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये गैप जितना हाई आएगा वो लिगेंड उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग वालों में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर जैसे मान लो कई बार ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मान लो कई बार किसी का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है, मान लो D6 है, तो 1 2 3, अब अगर ये गैप हाई है तो फिर ये फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिफ्थ वाला भी यहाँ पे, सिक्स वाला भी यहाँ पे, तो ये पेयरिंग हो जाएगी, और जिसमें ये गैप कम है उसमें वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा मतलब वहां पर पेयरिंग नहीं होगी, मतलब उसको बोला गया था वीक लिगेंड। तो इस गैप के बेसिस पर, इस गैप को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दोबारा से देखो आराम से, जब तक मेटल अकेला था, बॉन्डेड नहीं था, किससे? लिगेंड से। बॉन्डेड नहीं था मतलब क्या था, आइसोलेटेड था, तब तक इसके 5 ऑर्बिटल एक साथ है, क्या है, एनर्जी लेवल इक्वल है, तो अपन क्या बोलेंगे, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। डी जनरेशन बोलते हैं जिनकी एनर्जी एनर्जी लेवल इक्वल रहता है। जैसे ही अगर मेटल मेटल के सामने लिगेंड्स आते हैं, तो लिगेंड के पास में भी क्या है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल के भी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन पड़े हो तो कौन सा ऑर्बिटल में, क्योंकि अगर मान लो लिगेंड भी कहाँ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्सिस पर ही है। मैं आपको ऐसा बताऊंगा जिसमें एक्सिस के अलावा कहीं पे भी हो, एक्सिस पे हो तो जब सामने होंगे तो रिपल्शन हाई होगा, रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा। दिन में रिपल्शन कम है, अट्रैक्शन डाउन कर, एनर्जी लेवल कम रहेगा, तो एनर्जी के बेसिस पर चेंज आ गया, तो वहां पे फिर डी ऑर्बिटल एनर्जी के बेसिस पर स्प्लिट मिलते हैं, लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल। तो लोअर एनर्जी लेवल वहां मिला जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मिले एक्सिस के बीच में, तो मतलब प्लेनर ऑर्बिटर बोल दो, या प्लेनर तो नहीं बोल सकते, नॉन एक्सियल। और जहां इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर मिला तो उनको बोलते हैं एक्सियल, और इन दोनों में जो डिफरेंस मिला एनर्जी का उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड किसका था, उस मेटल का, एक सिमेट्रिकल फील्ड था, किसके अकॉर्डिंग, सीएफटी के अकॉर्डिंग। तो अगर अपन सीएफटी के अकॉर्डिंग अपन देखें तो सीएफटी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसमें मैंने ये बोला शुरुआत से, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में एक तो मेटल तो होगा ही और लिगेंड होगा। मेटल में ये थ्योरी ये बोलता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो फोर्स है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है। तो कैसे, इसमें मेटल बिहेव करेगा किसकी तरह, पॉजिटिव की तरह, और लिगेंड बिहेव करेगा नेगेटिव की तरह। तो दिमाग में आता है कि सर लिगेंड तो न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रल में भी एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। तो नेगेटिव पोल अगर अट्रैक्शन शो करे मेटल से, तो वहां पे अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा। अट्रैक्शन रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, और चेंज होने से एनर्जी में अगर चेंज मिला है तो फिर कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक के बेसिस पर अपन चेंज करते हैं। तो वो कैसे हुआ होगा, वो उस बेसिस बोला कि जब ये आइसोलेटेड था तो मेटल के चारों तरफ सिमेट्रिकल फील्ड था, सिमेट्रिकल फील्ड मतलब उसके पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल इक्वल था, और जैसे ही उसमें कोई लिगेंड आया, लिगेंड आया एक्स एक्सिस पे, वाई पे और जेड एक्सिस पे, तो डी के ऑर्बिटल 5 जो है वो ब्रेक हो गए, 3 और 2 में। इन तीन एनर्जी लेवल को मिला के बोला था, इन तीनों को मिला के बोला था T2G,
और इसको बोला था इजी। T2Z और इजी में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको अपन बोलते हैं क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये जितनी हाई होगी वो लिगेंड इतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसमें उतनी ज्यादा पेयरिंग होगी, और उस अकॉर्डिंग अपन आगे कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, पॉइंट्स लिखना हो तो अपन बोलते हैं ड्रॉबैक ऑफ पीबीटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पीबीटी का जो ड्रॉबैक है, टू कंसिडरेबल एक्सटेंट removed by the crystal field theory. Crystal field theory is an electrostatic model. crystal field theory ये बोलता है कि मेटल पे चार्ज पॉजिटिव और लिगेंड पे चार्ज नेगेटिव, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच कंसिडर्स मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयोनिक। एक कैटायन और एक एनायन, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन between the metal ion and the ligand. Ligands are treated as a point charge in case of anions और dipoles. Anion में नेगेटिव, मेटल पॉजिटिव, और डाइपोल है तो डाइपोल में भी इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, डाइपोल में भी जैसे न्यूट्रल है तो ये नेगेटिव पोल और ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव पोल, तो जो डाइपोल में भी एक क्या होगा? नेगेटिव पोल होगा। If 5d orbitals is an isolated gaseous metal atom, 5d orbitals, ये वाले 5d orbitals isolated, जब तक वो किसी से बॉन्डेड नहीं है तब तक have same energy, they are degenerate. Degeneration is maintained if a spherically symmetrical field of negative charge surrounded the metal atom. If a spherically symmetrical field, ये जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड है ये सराउंडेड हो किससे? लिगेंड से। तो अगर लिगेंड अगर आएगा, however when this negative field is due to ligand, either anions or the negative end, या तो नेगेटिव लिगेंड हो जाए या कई बार मान लो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी नेगेटिव पोल होता है, उसके कारण भी नेगेटिव जो फील्ड आता है। लाइक अमोनिया NH2O in a complex, it becomes asymmetrical and the degeneration of the d orbital is lost. और अगर इनके आने से क्या होगा? रिपल्शन, और रिपल्स होने से ये जो डीजेनरेसी थी, सबकी एनर्जी बराबर थी, वो लॉस हो जाएगी, और ये लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल में क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। becomes asymmetrical and the degeneracy of d orbital is lost, its result in splitting of the d orbitals. The pattern of splitting depend upon the nature of crystal field. जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है या ये जो स्प्लिटिंग जो है, ये स्प्लिटिंग भी सब में ऐसा नहीं होता कि T2Z और इजी है। अगर मान लो कई बार जैसे यहाँ पे लिगेंड कितने? 1 2 3 4 5 6 है, मतलब ऑक्टाइड्रल में T2Z नीचे आ रहा है, इजी ऊपर आ रहा है। अगर यहाँ पे टेट्राहाइड्रल हो जाएगा तो थोड़ा चेंज आएगा। तो बस वो लाइन यही बोल रहा है कि पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड कैसा है, ऑक्टाहाइड्रल है कि टेट्राहाइड्रल है, उस अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें ऑक्टाहाइड्रल में, तो मैं ऑक्टाहाइड्रल में जो मैं पीछे बात कर रहा हूँ वही बात है। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्टाहाइड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6, मतलब लिगेंड कितने होंगे? 6, ठीक है। और उसमें वही बात है, मेटल ये आप देख सकते हो, एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड था जब तक मेटल क्या था? आइसोलेटेड होता है। इसकी तरफ अगर अमोनिया इसकी तरफ टुवर्ड्स मेटल, अमोनिया अगर मूव करता है तो अमोनिया का भी एक क्या होगा? नेगेटिव पोल होगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, डाइपोल है।
तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के डी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन पड़े हो और इनमें भी मान लो पड़ा होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले जो हैं वो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एक्सिस के ऊपर मिलता है। डी जेड स्क्वायर में भी ऐसा ही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहां पे एक्सिस पर। और जो लिगेंड भी आ रहे हैं, लिगेंड भी जो आ रहे हैं ऑक्टाइडल में, आपको पता है ऑक्टाइडल में कितने बॉन्ड होते हैं, 6 बॉन्ड। तो जो भी लिगेंड्स आते हैं यहाँ पे वो सारे लिगेंड्स जो आते हैं वो आते हैं एक्सियल कंडीशन पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे। तो अगर ये आएंगे तो इनमें क्या होगा, इंट्रैक्शन। तो इंट्रैक्शन होगा तो रिपल्शन जो है वो एक्सियल वालों में क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि एक्सियल में इलेक्ट्रॉन्स भी है और लिगेंड भी एक्सियल कंडीशन पे है। तो एक्सिस पर रिपल्शन ज्यादा होने से यहाँ ये देखने को मिलता है कि जब तक मेटल आइसोलेटेड था तब तक तो ये 5 के 5 ऑर्बिटर का एनर्जी लेवल इक्वल था। जैसे ही लिगेंड आए और ये 5d ऑर्बिटल ब्रेक हो जाते हैं 3 और 2 में। ये होते हैं नॉन एक्सियल डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और ये होते हैं एक्सियल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड। और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है उस एनर्जी गैप को अपन बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल। जितना ये गैप हाई होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा, जितना कम होगा उतना वो क्या होगा, वीक होगा। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग रहता है ऑक्टाहाइड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में। शुरुआत में नहीं बताया कि ये किसी से बॉन्डेड नहीं है, 5d ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है। लिगेंड इसकी तरफ मूव कर रहा है तो लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज, उसके पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव में इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स है। और जब इसकी तरफ जाएगा तो ऑक्टाहाइड्रल में जो लिगेंड होते हैं वो होते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। तो एक्सिस वालों में एक्सिस पे ही एक्सिस पे ही लोन पेयर है उसके इलेक्ट्रॉन, और एक्सिस पे ही एक्सियल ऑर्बिटल है, एक्सियल ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। तो उनमें रिपल्शन फिर ज्यादा मिला तो उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, उनकी एनर्जी कम हो गई। तो एनर्जी की बेसिस पर ये स्प्लिट हो जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में जितनी एनर्जी ज्यादा निकलेगी उस अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि ये मोर स्ट्रॉन्ग है, ये लेस स्ट्रॉन्ग है, उस अकॉर्डिंग। इनमें एक रेशो भी रहता है कि जैसे बीच वाली एक लाइन होती है एवरेज एनर्जी की लाइन, उसको बोलते हैं बेरी सेंटर। आप इसको इस तरह से देख सकते हो जैसे ये है एनसीडी डायग्राम रिकॉर्ड। एनर्जी बताना आपको, मेटल डी ऑर्बिटल, फ्री मेटल आयंस। फ्री मेटल जब जब वो फ्री था, आइसोलेटेड था, तो एनर्जी लेवल सबका इक्वल था। ठीक है, एवरेज एनर्जी स्पेरिकल स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड। और जैसे ही यहाँ पे मेटल के सामने कौन आया, लिगेंड आया, तो डी के जो 5 ऑर्बिटल्स है वो डिवाइड हो जाते हैं किसमें, टी टू जी में और ईजी में। इनको टी टू जी बोला गया था, इनको ईजी बोला गया। और ये जो गैप है इस गैप को बोला गया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
देखा गया था। ये बीच में एक लाइन आ रही है, इसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी लेवल, या इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर इससे हाई, क्योंकि ऊपर वालों में, ऊपर वाला ऊपर ऊपर क्यों है, क्योंकि उनमें रिपल्सन हाई मिला था। रिपल्सन हाई मिला क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक्सिस पर मिलते हैं। ऐसे ये एक्सिस में मिलते हैं, ये डी जेड स्क्वायर भी एक्सिस में मिलता है, और लिगेंड भी कहाँ पे है, एक्सिस पे होता है। इसलिए रिपल्सन हाई है, रिपल्सन हाई है, इसलिए इनकी एनर्जी लेवल हाई है। कितनी हाई है, 3/5। नीचे वालों कितनी लो है, 2/5 एवरेज लेवल से। ये है ऑक्टाइडल में, बना सकते हो आप ऑक्टाइडल में। यहाँ से एक फॉर्मूला भी मिलता अपने को, क्या फॉर्मूला मिलता अपने को, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये क्रिस्टल फील्ड है, इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये कितनी रिलीज होती है, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होगा, अगर मेटल चेंज होगा, तो मेटल, जैसे मान लो स्कैंडियम है, उसमें डी का कॉन्फिगरेशन D1 होता है, तो उस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं यहाँ पे, D1, D2, D3, D4, D5। अब इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसमें कई बार पेयरिंग भी होती है, इसमें वीक है, उसमें पेयरिंग भी नहीं होती है। तो एवरी मेटल का जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें ये जो गैप है, एनर्जी का गैप, जिसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए एक फॉर्मूला मिलता है, इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लेवल। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये डायग्राम में जो नीचे आता है, नीचे वाले लेवल को अपन क्या बोलते हैं, T2G। T2G एनर्जी लेवल क्या है, 2/5। क्या है, 2/5, या इसको अपन बोलते हैं -0.4 डेल्टा नोट। तो यहाँ आता है -2/5 डेल्टा नोट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2C। T2C जो अपने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो अपने कॉम्प्लेक्स में देखेंगे भी कि कैसे पूछा था, प्लस ऊपर वाले को अपन क्या बोलते हैं, इजी। क्या बोलते हैं, इजी। तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ऊपर वाले की जो एनर्जी ज्यादा है, कितनी है, 3/5। 3/5 डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी, प्लस यहाँ पे आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पेयर्ड फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ पेयर मल्टीप्लाई होता है पेयरिंग एनर्जी। ये एक फॉर्मूला आता है कोई भी कॉम्प्लेक्स के लिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसके बेसिस पर भी हम पहचान सकते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है। कैसे निकालता अभी बताऊंगा आपको, एक कॉम्प्लेक्स के लिए। जैसे देखो, आपको बोल दिया गया कोबाल्ट NH3 6+3, फाइंड आउट CFSE फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। आपको ये पता होना चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्स में
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। क्या है ये? ऑक्टाहाइड्रल। और ऑक्टाहाइड्रल में ये मेटल है, मेटल में लिगेंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, है ना। एक्सिस के ऊपर क्या आ रहा है? लिगेंड आ रहा है, जो भी, तो एक्सिस पर ही लिगेंड आ रहा है। तो डी के भी 5 ऑर्बिटल, डी के भी जो 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है, उसमें से 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक टी जेड स्क्वायर। आपको पता है कोबाल्ट, कोबाल्ट 27 में आता है, 3d7। और अपन ये भी बोल सकते हैं वो +3 में, तो कोबाल्ट +3 में इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 3d6, क्योंकि आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो ये 3d7 क्या होता है? 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, 4s2 से, एक 3d6, 3d6, तो 3d6 में 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको पता है कि लिगेंड सारे ऑक्टाहाइड्रल में, ऑक्टाहाइड्रल में लिगेंड कहाँ होते हैं? एक्सिस पर। तो एक्सिस पर रिपल्शन हाई होगा, जब ये टूटेगा तो नीचे तो होंगे वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ऊपर होंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड एक्स रहेंगे। अमोनिया, अमोनिया एक क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ये गैप, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ध्यान रखना, ये जो गैप है ये डेल्टा नॉट हाई रहता है, हाई रहता है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। और जिनमें भी ये हाई रहता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तो मतलब उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो सकते हैं। मतलब अगर तुम इसमें जो आपको ये 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये 3d6 बचा है इधर, तो इन 3d6 को, क्योंकि ये स्प्लिट हो गया, तो स्प्लिट में भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो आपको एनर्जी के अकॉर्डिंग, जिनकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो ये गैप हाई है, तभी मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरह भरा दें 1 2 3। अगर ये गैप कम होता तो वो लिगेंड वीक होता। अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, ये गैप हाई है, तो इसका 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6th इलेक्ट्रॉन। इसको अपन ने क्या बोला था? T2G। ऊपर वाले को अपन ने क्या बोला था? EG। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और अब अपन जो फॉर्मूला था CFSE का, क्या था फॉर्मूला? ये था -2/5 डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई NT2G। अपन बोल लिख भी सकते हैं आप, -2/5 डेल्टा नॉट NT2G प्लस ऊपर वाले की एनर्जी क्या होती है? 3/5 डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG प्लस बाय नंबर ऑफ पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर मल्टीप्लाई पेयरिंग एनर्जी। ये फॉर्मूला होता है। अब आप खुद देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6, 2 4 6। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे -2/5 डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन EG, EG में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया? 0। ये N होता है नंबर ऑफ पेयर, पेयर इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं? एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 मल्टीप्लाई पेयरिंग एनर्जी। ये CFSE आया है
किसका? हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड का। तो अगर आपको कभी CFSE पूछा जाए तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, मैं अभी बता भी दूंगा किनको आपको स्ट्रॉन्ग लेना है, किनको वीक लेना है। तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, और भी बताऊंगा अभी कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं कौन से वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग वाले में गैप ये हाई रहेगा, तो तो 1 2 3 के बाद में फोर्थ लेटर यहीं पे आएगा, फिफ्थ भी यहीं आएगा, सिक्स भी यहीं आएगा, सेवंथ लेटर फिर ऊपर जाएगा। अगर ये गैप कम होता, जैसे वहां पे अगर लिगेंड होता क्लोरीन, फ्लोरीन हेलोजन होता, तो फिर ये गैप कम होता, तो फिर 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर, फिफ्थ ऊपर, सिक्स फिर नीचे, उससे अकॉर्डिंग भरना हो। पर ऐसा भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, पहले ये लिखो CFSS। तो आंसर क्या आया? -12/5 डेल्टा नॉट प्लस 3। मेनली यही याद रखना है, ऑक्टाहाइड्रल में स्प्लिटिंग होती कैसे है, नीचे T2G ऊपर EG, और इलेक्ट्रॉन भरने एनर्जी के अकॉर्डिंग, जो नीचे है उसका एनर्जी कम है, पहले इसको भरोगे फिर ऊपर जाओगे। वीक लिगेंड में ये गैप कम होता है, वीक लिगेंड में ये गैप कम होता है, तो 1 2 3 फोर्थ लेटर ऊपर, फिफ्थ भी ऊपर, सिक्स यहाँ पे, सेवंथ यहाँ पे, एट्थ यहाँ पे, नाइन्थ वापस ऊपर, टेंथ ऊपर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, अमोनिया हो जाए, इसके अलावा CO हो जाए, साइनाइड हो जाए, तो फिर 1 2 3 4 5 6, एक और बाइट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 होने बाद में सेवंथ ऊपर, एट, दोनों का एनर्जी बराबर है, सेवंथ एट नाइन टेन, ऐसे पर। नेक्स्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो, ऑक्टाहाइड्रल हो, ऑक्टाहाइड्रल में CFT के अकॉर्डिंग D के 5 ऑर्बिटल ब्रेक होंगे T2G और EG में। ये होता है DXY, DYZ, DZX, होता है DX² - Y² एंड DZ²। इनको EG बोला गया था, इनको T2G बोलते हैं। इनके बीच में जो गैप है, इस गैप को अपन बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। और अगर स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू P से हाई हो तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जनरली आपको या तो अमोनिया मिले, CO मिले, EDTA मिले, साइनाइड मिले आपको, ठीक है, फॉस्फिन मिल जाए, आपको स्ट्रॉन्ग की तरह लेने, और में T2G और EG। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोऑर्डिनेशन में 6 है और कॉन्फ़िगरेशन D1 से D10 आपको कैसे भरना है, पहले अपन बात करें स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो तो D1 है, तो D1 तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो बड़ा इसका एनर्जी लेवल कम है, उसका एनर्जी लेवल हाई है,
और D1 पहले इलेक्ट्रॉन्स में जाएगा जिसमें एनर्जी लेवल कम है, भरना भी हमें किसके अकॉर्डिंग है, वुंड्स के अकॉर्डिंग। वुंड्स बोल रहा है कि जिनका एनर्जी लेवल बराबर है उनमें पहले 1 1 1, फिर अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर आप पेयरिंग कर सकते हो। तो अगर D1 है, स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 1 D1 किसमें होता है, D1 मिलता है स्कैंडियम में। D2 कौन आ जाएगा, टाइटेनियम, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा वेनेडियम, D3। फिर D4 में से कोई आता नहीं है, फिर मान लो D4 आए, ऐसे मान लो D4 में आता है क्रोमियम +2 आता है, लेकिन उस क्रोमियम +2 के साथ में कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो फिर ध्यान रखना है हमें कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, जैसे ये सारे साइनाइड, फॉस्फीन, इरिडियम, तो वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, फिर वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ। अगर D5 भी आए, D5 आता है Mn+2 में, और इन सबके साथ में अगर आए तो D5 भी यहीं आएगा, D6 भी यहीं आएगा। लेकिन अगर D7 आता है, D7 ऊपर, D8 ऊपर, ऐसा नहीं करना कि D8 को इलेक्ट्रॉन तुम इधर डाल दो, इन दोनों का एनर्जी लेवल इक्वल है, तो हंड्स के अकॉर्डिंग 1 1, फिर D9, फिर D10। ये हमें स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग, जब जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो तो स्प्लिटिंग एनर्जी तो हमें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि या तो वो स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट बोल देगा, या तुम्हें बोल देगा स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, या वो तुम्हें ये भी बोल देगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही होता है, उसमें पेयरिंग हो रही है, तो पेयरिंग हो रही है तो फिर आपको उस अकॉर्डिंग भरना है। D1 का 1, D2, D3, फिर D4 आए, D4 स्ट्रॉन्ग में D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। लेकिन अगर वीक लिगेंड आए, देखिए ये अगर आप देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हिसाब से कोऑर्डिनेशन में 6, ऑक्टाइड्रल D1 to D10, ओके। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, फिर D8, फिर D9, फिर D10, ऐसे कोऑर्डिनेशन। अगर देखो वीक लिगेंड हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, ऑक्टाइड्रल ही होगा फिर, और D1 से D10 बोला जाए, ठीक है। वीक लिगेंड हो, वीक लिगेंड कैसे, हेलोजन हो, OH- हो, ऑक्सिलेट हो जनरली, बस ऑक्सिलेट हो कोबाल्ट+3 के साथ ना हो, वाटर हो मान लो, लेकिन वाटर भी कोबाल्ट+3 के साथ ना हो। अगर ये हो तो फिर अगर तुम D के 5 ऑर्बिटल को स्प्लिट तो ऐसे होगा, T2Z और EZ, ऊपर EZ होता है, नीचे T2Z होता है, इनमें जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। ये बीच में एक लाइन होती है एवरेज लाइन, एवरेज एनर्जी लेवल, बैरी सेंटर उससे ऊपर वाला जो है होता है +3/5 डेल्टा नॉट, मतलब -2/5 डेल्टा नॉट, स्प्लिटिंग एनर्जी, ओके।
अब इनमें अगर इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, तो अगर किसी का कॉन्फिगरेशन D1 से D10 अगर वीक लिगेंड हो तो D1 में तो वैसे ही, D2 में भी वैसे ही भरना है, क्योंकि हुंस को फेल नहीं कर पाओगे तुम। D1 D2 D3 ऐसा नहीं करना कि इसको इधर यहाँ पे कर दो कि सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका एनर्जी लेवल बराबर है, बराबर है तो 1 2 3। अब अगर D4 आता है तो D4 में इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, D5 यहाँ आएगा, फिर D6 यहाँ आएगा, D7 यहाँ आएगा, D8 यहाँ आएगा, और D9 एंड D10। ये इस तरह से अपने को भरना है, इसमें वीक लिगेंड वाले कंसेप्ट में। अगर वीक लिगेंड में ये आ जाए एक्स माइनस फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सिलेट, ठीक है, ये इन केस में अपने को ये जाना था। ऑक्टाइडल में अगर स्प्लिटिंग करनी है, नीचे आएंगे नॉन एक्सियल, ऊपर आते हैं एक्सियल, तो गैप जो होता है एनर्जी के बीच में, स्प्लिटिंग एनर्जी, उसके बेसिस पर यहां जाना, तो आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन पेयरिंग एनर्जी, या वो आपको ये बोल देगा डायरेक्ट ही वीक लिगेंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, या बोल देगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में पहले D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10। ओके, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, crystal field splitting delta naught depends upon the field produced by the ligands। सीधी सी बात है कि अगर कॉम्प्लेक्स में मेटल है और लिगेंड है, जो भी ये प्लस है और ये क्या है माइनस, इनके बीच ही तो अट्रैक्शन है, तो जो इसका फील्ड है उस फील्ड को जो चेंज कर रहा है वो कौन कर रहा है, लिगेंड कर रहा है। तो लिगेंड से जितना उनको रिपल्शन मिल रहा है वो उस पर ही डिपेंड करेगा। फील्ड प्रोड्यूस बाय द लिगेंड्स एंड अ चार्ज ऑन द मेटल आयंस, मेटल पे जो चार्ज होगा उससे चेंज होगा, और उससे जो भी चेंज आता है, मतलब जो भी गैप आता है, सम लिगेंड्स आर एबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड्स। कुछ लिगेंड में ये जो भी गैप, एनर्जी का गैप P2G और Eg के बीच में जो गैप है वो बहुत हाई मिलता है, तो उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोला गया था। सम लिगेंड्स आर एबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड in which case the splitting will be large, whereas other produce weak ligands, result in small splitting of orbital, जिनमें बहुत स्मॉल मिलता है, और ये स्ट्रॉन्ग ये ऑर्डर रहता है। इसको आप एक ट्रिक के अकॉर्डिंग भी याद रखते हो, ये ऑर्डर। एक बार सचिन क्लास से फरार, और ऑक्जेलेटो को पानी से प्यार, नाचता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबिया। तो क्या एक ये जो भी गैप है उस गैप के लिए क्या बोल सकते हो, एक बार सचिन क्लास से फरार, और ऑक्जेलेटो को पानी से प्यार, नाचता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबिया। तो कहने मतलब ये जो है, ये जो डी के 5 ऑर्बिटल है, ये जो स्प्लिटिंग है, ये स्प्लिटिंग जितनी हाई मिलती है उसको स्ट्रॉन्ग बोला गया था, इसमें कम मिलती है उसको वीक बोला गया था। तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें बनी थी, सीओ, फिर साइनाइड, फिर एनओ2 माइनस, एथिलीनाइमीन, अमोनिया,
तो ये पूरा अगर आपको याद रखना है तो कोई ना कोई ट्रिक की हेल्प जरूरी है। इसलिए इक इक मतलब आयोडीन, बार मीन्स ब्रोमीन, सतिन HCN माइनस थायोसाइनेट, क्लास क्लोरीन, से S-2 फॉर आर F माइनस और OH माइनस, ऑक्सिलेटो C2O4-2, ऑक्सिलेटो पानी से तो वाटर, नाचता NCS माइनस, उड़ता EDTA-4, अमोनिया NH3, in North Canada and Colombia, North NO2 minus, in Miss ethylene diamine, Canada में CN माइनस एंड कोलंबिया CO कार्बन। तो ये अपने ऑर्डर रहता है स्ट्रेंथ का, लिगेंड की स्ट्रेंथ का, ताकि हमें ये भी पता रहे कि कौन से केस में हमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ये मानना है कि डेल्टा नॉट हाई रहेगा पी से, और कौन से केस में हमें ये मानना है कि सर वीक की तरफ बिहेव कर रहा है। तो वीक की तरफ बिहेव वो करेगा जो वाटर से पहले पहले आते हैं, वाटर के आगे वाले सारे स्ट्रांग होते हैं, वाटर तक जो है, वाटर भी सिर्फ किसके साथ, कोबाल्ट+3 के साथ स्ट्रांग रहता है। ठीक, तो ये आज थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ऑक्टाइडल में नेक्स्ट क्लास में अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अलावा टेट्राइडल में भी अपन देखेंगे, और CFT के क्या एप्लीकेशन है, किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो अपन नेक्स्ट में देखेंगे। आज अपन ने देखा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि जितना ये गैप हाई होगा उतना वो स्ट्रांग होगा, जितना गैप कम होगा वो वीक होगा। ओके, और उसके बेसिस पर एक फॉर्मूला भी देखा था अपन ने, कौन सा, CFSE का। ये क्या रहता है, -2/5 डेल्टा नॉट, जो नीचे वाला है वो क्या, T2G, ऊपर वाला क्या, इजी, तो इजी वाला की एनर्जी होती है 3/5 डेल्टा नॉट, प्लस एन यहाँ पे है नंबर ऑफ पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर मल्टीप्लाई पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी जो है अगर कम होती है स्प्लिटिंग एनर्जी से तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, और जिनमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है वो होता है वीक लिगेंड। ओके, ऑक्टाइडल का अपने आज देखा, नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर प्लेनर और टेट्राइडल भी देखेंगे, और इसके अलावा अपन ये देखेंगे कि CFSE जो होता है वो डिपेंड करता है चार्ज पे। जैसे अगर चार्ज बढ़ता है तो चार्ज बढ़ने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि जैसे कई बार कॉम्प्लेक्स है, ये भी ऑक्टाइडल है +2, और ऑक्टाइडल है लेकिन ये +3 है। तो चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके अलावा कई बार मेटल चेंज कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ता है, लिगेंड चेंज कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक होता है कि अगर एक लिगेंड चिलेट बना रहा है, रिंग बना रहा है, एक लिगेंड नहीं बना रहा, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सारे अपन पॉइंट्स देखेंगे जिनको अपन बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जुड़े रहिए आप, नेक्स्ट क्लास में अपन CFT का सेकंड पार्ट देखेंगे, इसमें अपन फैक्टर्स देखेंगे और उसका क्या एप्लीकेशन होते हैं, तो उस पर क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।